लेके आया हूँ अध्याय पहला विद्युत क्षेत्र का अंतिम जो टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलागुण की गणना। यह समझने के लिए सर्वप्रथम हम एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको समझेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है और क्रमागत विद्युत बल रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो एक समान होती है। क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, इसमें इसका परिमाण एवं इसकी दिशा दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। यहां पर हम देखें, अगर बल रेखाएं समांतर रही तो ये प्रदर्शित करेगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो एक समान है, और यदि इनके बीच की दूरी एक समान हुई तो ये इंगित करेगी कि इनका परिमाण भी कैसा है, एक समान। परिमाण एक समान होने के लिए बल रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए और दिशा एक समान होने के लिए ये जो बल रेखाएं हैं वो परस्पर कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। हाँ, तो हम एक समान विद्युत क्षेत्र सर्वप्रथम बनाते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र किस तरीके से होगा, तो अभी जैसे बताया कि परस्पर समांतर विद्युत बल रेखाएं बनाएंगे और जिनके बीच की दूरी होगी वो कैसे लिखेंगे, एक समान। मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि इनके बीच की जो दूरियां रहे वो एक समान रहे। ये अपना एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव है तो हम मानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो इस विद्युत क्षेत्र से, इस विद्युत क्षेत्र ई सदिश से थीटा कोण पर स्थित है। थीटा कोण पर बनाने के लिए हम कुछ विद्युत द्विध्रुव इस तरीके से बनाते हैं। जानते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक होता है प्लस क्यू आवेश और दूसरा होता है माइनस क्यू आवेश। और ये विद्युत द्विध्रुव इनके बीच की जो दूरी होती है वो मान रखी थी अपन ने 2a, वो 2a दूरी मानेंगे, केंद्र इसका O है। ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई सदिश से थीटा कोण पर स्थित है। ये थीटा कोण पर बना है। देखिए, हम जानते हैं कि धनावेश पर सदैव, अगर इस तरीके से अपने पास में विद्युत क्षेत्र है तो धनावेश पर सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और यदि q आवेश है तो उस पर बल का मान होता है QE, F सदिश बराबर QE सदिश। और यही यदि ऋणावेश होता है तो ऋणावेश पर जो विद्युत बल लगता है वो सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है, और उसका मान होता है F इज माइनस का QE, अगर माइनस q आवेश है। देखें, F इज QE जो मान प्राप्त किया है वो मैंने यहां से प्राप्त किया बेटा। ई सदिश हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा वो होती है F सदिश बटा Q। अतः F सदिश इज QE सदिश। अगर धनावेश है तो धनावेश, ऋणावेश है तो ऋणावेश। F इज माइनस का QE। इसी प्रकार यहां देखिए, हम विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, एक तो है हमारे पास धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। तो धनावेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। वो किस तरीके से लगेगा, वो इस तरीके से लगेगा, F प्लस Q सदिश इज प्लस का QE सदिश। और ऋणावेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा बेटा F माइनस Q सदिश इज माइनस का QE सदिश। ये ऋणात्मक चिन्ह यही प्रदर्शित करेगा कि आरोपित बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में। मान लेता हूं कि जो प्लस Q और माइनस Q आवेश है वो क्रमशः A और B बिंदु पर स्थित है। अब हम देखें, सर्वप्रथम बल की गणना करते हैं। इस पर बल का मान कितना होगा, यहां से देखें तो प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल और माइनस Q आवेश पर लगने वाले बल की जो दिशा है वो परस्पर विपरीत है। अतः दोनों बल एक दूसरे को निरस्त करेंगे तो कुल परिणामी बल का मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। देखिए आप परिणामी बल का मान कितना, परिणामी बल F परिणामी बराबर F प्लस Q सदिश प्लस F माइनस Q सदिश। क्योंकि बल एक सदिश राशि है अतः इनका योग भी कैसा होगा, सदिश योग होगा। F प्लस Q का मान कितना है, QE प्लस का QE सदिश प्लस F माइनस Q का मान कितना है, माइनस का QE सदिश। अगर इनका योग किया जाए तो ये होगा QE सदिश माइनस QE सदिश, जिसका मान कितना प्राप्त होगा, 0। अतः परिणामी जो बल का मान प्राप्त होगा बेटा वो कितना प्राप्त होगा, 0। कह सकते हैं क्योंकि इस द्विध्रुव पर परिणामी बल का मान 0 है अतः यह द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा, यह द्विध्रुव आगे की ओर रेखीय गति नहीं करेगा। अब हम देखें लगने वाले जो बल हैं
वो संरेखी नहीं है, किसी एक ही रेखा के अनुदिश नहीं है। इन दोनों की बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। देखो एक बार, इस बल की क्रिया रेखाएं कुछ इस तरीके से और इसी प्रकार इस बल की क्रिया रेखा कुछ इस तरीके से। बलों की क्रिया रेखाएं वो किसी एक ही बिंदु से पारित नहीं है, अर्थात ये दोनों बल संरेखी प्रकृति के नहीं है और बल है वो समान परिमाण के और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, अतः ये बल युग्म का निर्माण करेंगे। बल युग्म की परिभाषा हमने 11वीं क्लास में देखी थी, दो समान परिमाण के बल जो परस्पर विपरीत दिशा में आरोपित होते हो तो बल युग्म का निर्माण करते हैं और बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। तो चूंकि बल संरेखी प्रकृति के नहीं है अतः बल युग्म का निर्माण करेंगे और एक बल आघूर्ण इस द्विध्रुव पर आरोपित करेंगे, वो कुछ इस तरीके से। देखिए एक बार, जैसे मान लेता हूं ये द्विध्रुव मेरा कुछ इस तरीके से, ये एक बल का मान इस तरीके से और दूसरा जो बल है वो किस तरीके से, वो माइनस पर इस तरीके से। अगर इसको इधर से खींचूं और इसको ऐसे खींचूं तो ये परस्पर क्या करेगा, ऐसे इसको घुमाना स्टार्ट करेगा, अर्थात ये बल द्विध्रुव है वो इस विद्युत क्षेत्र में क्या करेगा, घूर्णन गति करना स्टार्ट करेगा और इस पर बल आघूर्ण लगेगा। तो बल आघूर्ण की गणना करें तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है उसको समझो। 11वीं क्लास में पढ़ा था बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण आरोपित बल गुणा बलों के क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। कैसी दूरी, लंबवत दूरी। तो बलों की क्रिया रेखा ये, एक की क्रिया रेखा ये है, F माइनस क्यू की क्रिया रेखा ये, तो लंबवत दूरी कौन सी होगी बेटा, लंबवत दूरी सर कुछ ये होगी। इस पर लंब डाल देंगे इस बी बिंदु पर, मान लेता हूं लंब डालने पर ये बी बिंदु पर इस माइनस के ऊपर जो बल क्रिया रेखा है उसके पी बिंदु पर ये लंब डाला गया, बीपी लंब डाल देते। अतः बल आघूर्ण आरोपित बल का मान पहले निकाला था, बल का मान F इक्वल टू परिमाण में देखो तो परिमाण में तो केवल क्यू ही, अगर सदिश होता तो सदिश रूप में माइनस होता तो माइनस का क्यू ही, प्लस होता तो प्लस का क्यू ही, केवल परिमाण में F इक्वल टू क्यू ही। ये समीकरण 1 होगी। बल आघूर्ण को टॉ से निरूपित करते हैं, अतः टॉ इज इक्वल टू आरोपित बल का मान समीकरण 1 से, या फिर ऐसे लिख दें F गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, बीपी है सर, बीपी। ये हो जाएगी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से F इक्वल टू क्यू ही, ये मान यहां रख देते। ये मान अगर यहां रखें तो बल आघूर्ण का मान प्राप्त होगा बेटा क्यू ही गुणा बीपी, समीकरण 3। अब बीपी का मान निकालो, बीपी का मान इस त्रिभुज से निकालना पड़ेगा। अतः त्रिभुज एपीबी से, त्रिभुज एपीबी, ये त्रिभुज एपीबी कुछ इस तरीके से, ये अगर थीटा कोण है तो ये संगत कोण थीटा ही होगा, अर्थात त्रिभुज कुछ इस तरीके से निरूपित किया जाएगा। ये कोण थीटा, ये अपना ए, ये बी और ये पी। ये जो दूरी है वो कितनी है बेटा, ये सर आपका वही माइनस क्यू और प्लस क्यू, बीच की दूरी 2a, ये 2a दूरी है। बीपी का मान अपने को निकालना है, अर्थात थीटा के सामने भुजा लंब निकालना है, कर्ण का मान पता है, लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है, साइन थीटा, इसलिए मैं साइन थीटा लूंगा। अगर त्रिभुज एपीबी से साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना है बेटा बीपी और कर्ण का मान कितना है एबी, अतः बीपी बराबर एबी साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। बीपी का ये मान समीकरण 4 से बीपी का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे अपन, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 4 से अगर मान रखा जाए तो टॉ इज इक्वल टू मान प्राप्त होता बेटा क्यू ई गुणा बीपी का मान कितना है, बीपी का मान यहां रखें एक बार, समीकरण 4 को थोड़ा सा आगे सोल्व कर देते हैं। बीपी इज इक्वल टू एबी का मान कितना है बेटा, एबी का मान सर 2a, हाँ तो ये मान याद रख दो 2a sin थीटा, इसको हम समीकरण 4 बोलेंगे। हाँ तो अब समीकरण 3 व 4 से बीपी का जो मान 2a sin थीटा है वो इस समीकरण 3 में रखें तो क्यू ई गुणा बीपी, बीपी का मान कितना है 2a sin थीटा, ये मान अगर यहां रखा जाए तो टॉ इज इक्वल टू मान प्राप्त होता बेटा क्यू ई गुणा 2a sin थीटा। अब हम देखें टॉ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू
2a sin थीटा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, इस q इंटू 2a को साथ में रखूं, q इंटू 2a इंटू e sin थीटा। q इंटू 2a द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है T इक्वल टू q इंटू 2a, तो ये हो जाएगा Pe sin थीटा। यहां लिख देंगे बेटा, जहां P इक्वल टू q इंटू 2a। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इज इक्वल टू Te sin थीटा। अगर तो ये अपना अंतिम जो सूत्र है वो प्राप्त होगा बल आघूर्ण का, जिसका परिमाण का मान तो टो इज इक्वल टू P sin थीटा है। अगर इसको सदिश रूप में देखना चाहो तो सदिश रूप में लिखा जाएगा टाउ सदिश इज इक्वल टू P सदिश। अगर ऐसा होता है AB cos थीटा, तो cos थीटा का टर्म है तो ये अपने डॉट गुणनफल को या अदिश गुणनफल को प्रदर्शित करती है, जिसको लिखा जाता है A सदिश डॉट B सदिश। और यहीं अगर sin थीटा हो तो इसको हम A सदिश क्रॉस B सदिश, और n की दिशा होती है दिशा दक्षिण हस्त नियम या दक्षिणावर्ती पेज नियम से ये n कैप की जो दिशा होती है वो निकालते हैं। यहां पर अपने sin थीटा है, sin थीटा तो ये sin थीटा अपना AB sin थीटा तो किसको निरूपित करेगा बेटा? क्रॉस गुणनफल को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर हम ये लिखेंगे टाउ सदिश इज इक्वल टू P सदिश क्रॉस E सदिश, जिसका परिमाण तो इक्वल टू P sin थीटा है। सर दिशा कैसे निकालोगे? हाँ, तो यहां पर भी दिशा देखें, A सदिश क्रॉस B सदिश की जो दिशा होती है वो दिशा दक्षिणावर्ती पेज नियम से निकालते हैं। यहां जो दिशा निकालूंगा वो कुछ इस तरीके से निकालूंगा बेटा। पहले तो P सदिश की दिशा कहां से कहां होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। हाँ, तो सर P सदिश आपका ये है, ये आपका माइनस क्यू था, ये आपका प्लस क्यू, तो P सदिश की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू ये रहेगी। और E सदिश सर ये रहा, E सदिश कुछ आपका इस तरीके से रहेगा, यह आपका E सदिश है, और इनके बीच का कोण कितना है? थीटा। अब हम देखें तो टाउ सदिश का मान कैसे निकालेंगे? तो टाउ सदिश का मान कुछ इस तरीके से निकालेंगे। A सदिश क्रॉस B सदिश की जो दिशा निकाली जाती है, A सदिश क्रॉस B सदिश की, तो सर्वप्रथम यदि ये एक सदिश है, ये अपना B सदिश है, तो दक्षिणावर्ती पेज नियम या दक्षिणास्थ नियम से पहले तो क्या करेंगे? प्रथम सदिश की ओर अपने दाएं हाथ की जो अंगुलियां हैं उनको फैला लो, ये इस तरीके से A सदिश क्रॉस B सदिश, A सदिश की ओर अपनी दक्षिण हस्त या दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस तरीके से फैला लो, और फिर द्वितीय सदिश B सदिश की ओर इन अंगुलियों को क्या करो? इस तरीके से मोड़ो। ऐसे द्वितीय सदिश मेरा ऊपर की ओर है सर, इस तरीके से मोड़ूंगा, तो जो अपना अंगूठे की दिशा होगी वो अंगूठे की दिशा ही n कैप की दिशा या A सदिश क्रॉस B सदिश की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यहां अपना प्रथम सदिश P सदिश है, तो P सदिश की ओर अंगुलियां फैला दो, ये फैला दी सर, और द्वितीय सदिश E सदिश है, अब द्वितीय सदिश तो नीचे रह गया। अगर ऐसे फैलाओगे तो द्वितीय सदिश की तरफ अंगुलियां नहीं मुड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा? अपने को अंगुलियां ऐसे रखनी पड़ेगी। हाँ, तो प्रथम सदिश अपना ये रहा, और द्वितीय सदिश किधर है? नीचे की ओर। हाँ, तो इस तरीके से अंगुलियों को द्वितीय सदिश की ओर मोड़ूंगा, मोड़ते हुए अंगूठा बाहर की ओर रखें, अंगूठे की दिशा किधर है? तल के लंबवत अंदर की ओर। अर्थात टाउ सदिश का जो मान प्राप्त होगा, टाउ सदिश इज इक्वल टू P सदिश क्रॉस E सदिश, इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा होगी तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर। क्योंकि प्रथम सदिश मेरा ये है, द्वितीय सदिश की ओर अंगुलियां मोड़ूंगा, तो मेरा जो अंगूठे की दिशा होगी वो अंगूठे की दिशा किधर होगी? तल के लंबवत अंदर की ओर। तो जो टाउ सदिश का मान है वो P सदिश और E सदिश से बनने वाले तल के लंबवत अंदर की ओर इसकी जो दिशा होगी, अगर ये तल मान लो इसमें P सदिश क्रॉस E सदिश है, ये अपना P सदिश कुछ इस तरीके से E सदिश ये है, तो इसका जो टाउ सदिश का मान होगा उसकी दिशा तल के लंबवत किधर होगी? अंदर की ओर होगी। तो इस प्रकार अपन किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का जो परिमाण है वो व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं P sin थीटा के रूप में, और जो दिशा है वो दिशा दिखा सकते हैं तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर इस तल में XY ये तल माना जाए जिसमें P सदिश और E सदिश है, तो टाउ सदिश
P सदिश क्रॉस E सदिश और उसकी दिशा होगी तल विलंबवत कुंडली। इस प्रकार आज हम एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। निकला था कि बल का मान तो शून्य प्राप्त होगा, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा। अगर असमान विद्युत क्षेत्र दिया जाए तो द्विध्रुव की स्थानांतरित गति के साथ साथ घूर्णन गति भी होगी, लेकिन यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, अतः बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यहाँ केवल और केवल घूर्णन गति होगी, स्थानांतरित गति का मान कितना प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। आज के होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। पहला जो एग्जांपल है इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का अंतिम जो एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 1.20 उदाहरण 1.20 है, वो इसी पर आधारित है, उसको आप करें। और इसी पर आधारित कुछ आपके अभ्यासार्थ प्रश्न है बहुचयनात्मक के, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और अति लघुरात्मक में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, लघुतरात्मक में क्वेश्चन नंबर 13 और निम्नदात्मक में क्वेश्चन नंबर 5 एवं आपके आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 11। इन सभी प्रश्नों को आप सोल्व करें और इनको सब जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, हालांकि सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी फॉर्मूला पे आधारित है, तो इक्वल टू पी साइन थीटा पर। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को बताएं ताकि उसको सोल्व किया जाए। अंतिम रूप में थोड़ा सा इसके कुछ केसेस थे वो मैं डिफाइन करना भूल गया, तो बताऊं। देखो आपको एक बार केस की बात करें तो सूत्र प्राप्त होगा टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अपना प्रथम जो केस है या स्थिति फर्स्ट है वो हो सकती है पी सदिश है वो समांतर है ई सदिश की, अर्थात थीटा का मान 0 डिग्री। कहने का मतलब आपका विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से है और जो आपका विद्युत द्विध्रुव है वो ऐसे है माइनस क्यू और प्लस क्यू के रूप में। पी सदिश की दिशा कुछ इस तरीके से, तो पी सदिश और ई सदिश थीटा का मान 0 होगा, तो इस स्थिति में टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा का मान 0, अर्थात टो का मान कितना प्राप्त होगा? 0। इसे द्विध्रुव की साम्य अवस्था की स्थिति कहते हैं। ये द्विध्रुव की साम्य अवस्था की स्थिति है। इसी प्रकार और साम्य अवस्था भी कैसी होगी? स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति होगी। इसी प्रकार केस सेकंड में यदि P सदिश इसके समांतर तो है लेकिन विपरीत समांतर की स्थिति है। विपरीत समांतर की स्थिति मतलब थीटा का मान 180 है, ऊपर ही समझ लो आप, आपका प्लस क्यू तो यहां है और माइनस क्यू ऐसे है। कहने का मतलब P सदिश का मान माइनस क्यू से प्लस क्यू और किधर होगा? वो कुछ इस तरीके से होगा, अर्थात P सदिश की दिशा होगी वो ई सदिश के विपरीत दिशा में हो, तो थीटा का मान 180 होगा। थीटा अगर 180 है तब भी टो इज इक्वल टू क्या मान प्राप्त होगा? P साइन 180, साइन 0, साइन 180, साइन 360 सबके मान कितने प्राप्त होते बेटा? 0 ही होते। हाँ, तो यहां पर भी बलागुण का मान कितना होगा? 0। लेकिन इसे द्विध्रुव की साम्य अवस्था की स्थिति तो है लेकिन अस्थायी साम्य अवस्था की स्थिति कहेंगे। अस्थायी साम्य अवस्था की स्थिति, अस्थायी साम्य अवस्था की स्थिति मतलब है अगर आपने द्विध्रुव को थोड़ा सा भी अगर हिलाया करा तो ये द्विध्रुव टर्न करते हुए वापस किधर आएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 की स्थिति में। इसलिए साम्य अवस्था की स्थिति तो है लेकिन कैसी है? अस्थायी। और अंतिम जो केस है वो है थर्ड केस, जब P सदिश लंबवत है बेटा ई सदिश की। कहने का मतलब थीटा का मान आपका प्राप्त होगा 90 डिग्री। यह स्थिति ऐसी होगी कि आपका ई सदिश कुछ इस तरीके से विद्युत क्षेत्र और आपका द्विध्रुव कुछ ऐसे माइनस क्यू और प्लस क्यू। कहने का मतलब P सदिश ऐसे निरूपित करूंगा, आपका ई सदिश तो ये होगा और P सदिश इस तरीके से। थीटा का मान कितना प्राप्त होगा बेटा? 90। थीटा 90 प्राप्त होगा तो जो टो का मान प्राप्त होगा वो होगा P साइन थीटा। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 90 का मान अधिकतम होता है, कितना होता है? 1।
तो टो का मान अधिकतम या मैक्सिमम प्राप्त होगा और वो मान कितना होगा P। तो थीटा बराबर 0 समांतर या विपरीत समांतर की स्थिति 180 में आपका टो का मान न्यूनतम प्राप्त होगा, वो 0 प्राप्त होगा। इसमें भी अगर समांतर की स्थिति होती है तो इसको द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहते हैं, और विपरीत समांतर की स्थिति होती है तो इसको द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था बता दिया मैंने आपको। स्थायी साम्यावस्था का मतलब हल्का सा हिला डुला तो वापस 0 की स्थिति में आता है, और यहां से थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं तो ये घूम के और वापस 0 डिग्री की स्थिति पर आ जाता है, इसलिए इसको अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री पर टाउ का मान टो इक्वल टू P sin 90, टाउ का मान अधिकतम P प्राप्त होता है। और इस प्रकार के 3 जो केस है इसके अलग अलग, इनके बारे में अपन ने वर्णन किया है। इस पर भी आधारित तो जो भी मैंने प्रश्न दिए हैं वो क्वेश्चन मार्क टिक करें, वो इन पर भी आधारित है। आप इन क्वेश्चनों को देखें और इनको सोल्व करें। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।